हमारे पास, तो अगर हमारे पास ये कोई भी आपके पास सरफेस है, इसके किसी पॉइंट के ऊपर अगर आप कोई भी वेक्टर लेते हैं, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो u है, तो u या v की डायरेक्शन में जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा z का, जो कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, तो ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ z इन द डायरेक्शन ऑफ u, इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? तो इसके लिए हम हम जो डेरिवेटिव वेक्टर है ऑफ z, इसके हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यूनिट वेक्टर u के साथ। अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो आपके पास जो डेरिवेटिव वेक्टर है ऑफ z, ये क्या है? ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x है, तो ये मल्टीप्लाई करता है यूनिट वेक्टर के x कंपोनेंट के साथ, प्लस जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y है, ये मल्टीप्लाई करेगा यूनिट वेक्टर के y कंपोनेंट के साथ। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ z इन द डायरेक्शन ऑफ u, जिस तरह आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया है। तो अब इस z की जो डायरेक्शन है जहां पे इसकी रेट ऑफ चेंज जो है वो मैक्सिमम होगी, तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी? तो वो हमें पता है, वो जो है ग्रेडियंट ऑफ z की डायरेक्शन होगी। तो ये जैसे फर्ज करें, ये जो है आपके पास ये z है, और ये जो है वो डायरेक्शन है जिसमें इसकी रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम है। तो ये जो है ग्रेडियंट ऑफ z जो है डेल z की डायरेक्शन है। ठीक है? तो जो डेल z है वो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ z है, जबकि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ z इन द डायरेक्शन ऑफ u है वो रेट ऑफ चेंज, एनी रेट ऑफ चेंज ऑफ z इन एनी डायरेक्शन u। तो अब हम देखते हैं कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है और जो आपके पास ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज, यानी जो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ z, इसमें क्या रिलेशन है। ठीक है? तो अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड ग्रेडियंट। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट में क्या रिलेशन होता है? तो यार देखिए, ग्रेडियंट भी रेट ऑफ चेंज है आपके पास, लेकिन ग्रेडियंट जो है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी रेट ऑफ चेंज है, वो एनी रेट ऑफ चेंज है। तो साहब बताइए, ये दोनों रेट ऑफ चेंज है, तो इनमें रिलेशनशिप होनी चाहिए, दे मस्ट बी रिलेटेड। तो अब वो क्या रिलेशन है उसको हम जो है यहाँ पे समझते हैं। तो हमें बताया कि जो आपके पास डेल ऑपरेटर है, जिसको यूज करके हम ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, तो उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अगर मैं इसको 2D में डिफाइन करूं, तो 2D में जो आपके पास डेल है, उसमें हम फर्स्ट कंपोनेंट जो इसका जो एक्स कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट है, उसमें हम जो भी इनपुट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसका आई कंपोनेंट है, प्लस फिर इनपुट का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये जो है इसका जे कंपोनेंट है। तो जब हम ग्रेडियंट लेंगे z की, तो इसमें जो इनपुट z है उसके ऊपर जब हम डेल को अप्लाई करेंगे, तो पहले z का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो है डेल z ग्रेडियंट ऑफ z का आई कंपोनेंट है, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये जो डेल है ये इसका जो है जे कंपोनेंट है। ठीक है ना? तो ये तो ग्रेडियंट ऑफ z है आपके पास, जो पीछे आप समझ चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है? अच्छा, अब आ जाइए, अब जो हमारे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ z है इन एनी डायरेक्शन u, इसको हम रिलेट करते हैं ग्रेडियंट ऑफ z के साथ, देखते हैं इनमें क्या रिलेशनशिप है। तो ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ z है आपके पास इन द डायरेक्शन ऑफ u, इसको हम जो है डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ z है आपके पास इन द डायरेक्शन ऑफ u, तो इसको हम जो है डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं? तो ये आपके पास ऊपर आपने लिखा हुआ इसका फॉर्मूला कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x है इंटू यू एक्स, और प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y है इन और इंटू यू एक्स,
तो ये जो ग्रेडेड ऑफ जेड है, इसके जो दो कंपोनेंट है हम देख रहे हैं वो यहाँ पर हमें फ्रैक्शनल डेरिवेटिव के अंदर मिल रहे हैं, उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको हम एक डॉट प्रोडक्ट के तौर पर लिखते हैं। तो जैसे ये एक वेक्टर मैं अलग कर रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, ठीक है, और प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये जे कंपोनेंट है, तो ये एक वेक्टर हो गया मेरे पास। ठीक है, अब इसकी जो है डॉट प्रोडक्ट अगर मैं लेता हूं, तो वो जो दूसरा मुझे वेक्टर मिलेगा तो वो उसमें ये उसका कंपोनेंट यूएक्स होगा, आई कंपोनेंट। तो ये यूएक्स आई, ये यूनिट वेक्टर हम लिख रहे हैं, और ये जो है यू वाई जे। तो अब देखिए, अभी जो दो वेक्टर मैंने लिखे हैं और इनकी डॉट प्रोडक्ट लिए, तो इससे मुझे यही रिजल्ट मिल रहा है जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है। यानी ये जो इसका एक्स कंपोनेंट है, हम जो कंपोनेंट फॉर्म में हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो किस तरह लेते हैं, एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास ऊपर फर्स्ट कंपोनेंट आएगा, और फिर वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव विद सेकंड टर्म आ जाएगी। तो ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ना, एक्चुअली ये दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर ये जो फर्स्ट वेक्टर आप लिख रहे हैं, ये जो वेक्टर है, ये आपके पास क्या है, इसको अगर आप देखें, ये आपके पास है ग्रेडियंट ऑफ जेड, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये है ग्रेडियंट ऑफ जेड। तो इस तरीके से क्या समझ में आ रहा है हमें कि ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ जेड है इन द डायरेक्शन ऑफ यू, दैट इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ जेड, और इसकी डॉट प्रोडक्ट हमने ली है, ये क्या आपके पास यूनिट वेक्टर, ये वो यूनिट वेक्टर है जिस डायरेक्शन में आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमें रिलेशन मिल गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव में और ग्रेडियंट में, यानी जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है आपके पास इन एनी डायरेक्शन यू, वो जो ग्रेडियंट ऑफ जेड और डायरेक्शन यू की डॉट प्रोडक्ट है। तो हम जो है इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। तो ये हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखा इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम जो ग्रेडियंट की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है जिसमें हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट के दरमियान जो है रिलेशनशिप है। तो इस फॉर्मूले को भी यूज करके आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है ग्रेडियंट ऑफ जेड को यूज करेंगे। तो अब जैसे हम इसकी जो है एक एग्जाम्पल जो है फिर यहाँ पर हम करेंगे, एग्जाम्पल हम इसकी करते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ये समझ गए ना आप इसको कि हमने क्या करा है यहाँ पे। तो अब जैसे ये आपके पास ये कोई फंक्शन है जेड, और ये आपके पास डायरेक्शन है यू। तो यू की डायरेक्शन में तो उसकी जो रेट ऑफ चेंज है वो मैक्सिमम नहीं होगी। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इसकी जो होगी वो ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होगी। तो ये इस पॉइंट के ऊपर अगर हम ये ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ जेड है, तो इस डायरेक्शन में जो है आपके पास जेड की जो रेट ऑफ चेंज है वो मैक्सिमम है, जबकि किसी और डायरेक्शन में जो जेड की रेट ऑफ चेंज होगी वो मैक्सिमम नहीं होगी। ठीक है, तो यू जो है, ये यू इज एनी डायरेक्शन है आपके पास, और जो ग्रेडियंट ऑफ जेड है, ये वो डायरेक्शन है जिसमें जेड की रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम है। तो अगर हम ये डॉट प्रोडक्ट ऊपर जो डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ जेड और यू की डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, प्रोजेक्शन मिलता है ना। तो अगर हम ग्रेडियंट ऑफ जेड का प्रोजेक्शन लें इन द डायरेक्शन ऑफ यू, ये है प्रोजेक्शन। तो ये जो ग्रेडियंट ऑफ जेड की डॉट प्रोडक्ट है यू के साथ, ये दरअसल ग्रेडियंट ऑफ जेड का प्रोजेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ यू। तो ये जो है आपके पास ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ जेड है इन द डायरेक्शन ऑफ यू, ठीक है ना। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, या इसकी ज्योमेट्रिकल पिक्चर है, जिससे आप देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये क्या है। तो अब जैसे कोई एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हम ग्रेडियंट की मदद से कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ये आपके पास z जो है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, जैसे एक्स और वाई का फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो अब हम जो है वी फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ z इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, और उसके लिए हम यूज करेंगे ग्रेडियंट। तो फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव
ऑफ जेड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ये वेक्टर आपको दिया हुआ है v, तो इसे ये वेक्टर ले लेते हैं हम 3i प्लस 2j, इस डायरेक्शन में v का डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालें एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट ले लें आप -1 1। तो अब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इसके लिए हम पहले तो हमें वेक्टर v की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वो हम यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v क्या होगा, तो v की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वेक्टर v को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, यानी हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने का मतलब होता है किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो इस तरह उस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। तो अगर हम ये यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ये वेक्टर v है आपके पास 3i प्लस 2j, इसको आप डिवाइड कर दें इसके मैग्नीट्यूड से जो कि है √3² प्लस 2²। फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 3i प्लस 2j डिवाइडेड बाय √9 प्लस 4 जो कि 13 है आपके पास। और फिर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख देता हूँ, ये 3/√13 ये यूनिट वेक्टर का x कंपोनेंट है, ux है, प्लस 2/√13 ये यूनिट वेक्टर का y कंपोनेंट है, दैट इज uy। ठीक है, तो ये तो यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास। अब उसके बाद जो है, हम क्या करते हैं कि हम जो है ग्रेडियंट ऑफ जेड फाइंड आउट करते हैं। तो जो ग्रेडियंट ऑफ जेड है वो आपके पास क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें जो एक्स कंपोनेंट जो है उसका, उसमें जेड का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या आई कंपोनेंट है प्लस जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, जे कंपोनेंट है तो जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसका अगर आप जो है पार्शियल डेरिवेटिव जो है आप इसका मालूम करें तो ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x वाई स्क्वायर, और फिर इसी तरह ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई 2x स्क्वायर वाई। ठीक है ना, ये हमने निकाल लिए। और फिर इसको हमने, क्योंकि इस पॉइंट पी के ऊपर हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हम बाद में रख देंगे, पहले हम जो है डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो जो आपके पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ जेड है आपके पास इन द डायरेक्शन ऑफ यू, तो ये आपके पास जो है डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन ग्रेडियंट ऑफ जेड एंड यूनिट वेक्टर यू। तो अब इसमें अगर आप वैल्यूज रखते हैं, जो ग्रेडियंट ऑफ जेड हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 2x y² i प्लस 2x² yj, तो ये डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इसके हम यूनिट वेक्टर के साथ जो हमने ऊपर निकाला, दैट इज 3/√13i एंड 3/√13i एंड प्लस 2/√13j। तो इस तरीके से जो ये आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये आ जाएगा आपके पास। एक्स कंपोनेंट, कंपोनेंट्स में अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो जो 2x y² है ये मल्टीप्लाई होगा 3/√13 से, और फिर प्लस वाई कंपोनेंट हम वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस 2x² y इंटू 2/13। तो ये हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया जनरली इन डायरेक्शन यू। अब इसको हम गिवन पॉइंट पी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो जो गिवन पॉइंट पी है जहां पे हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करना है, तो ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके फाइनली ये 6/√13 xy² प्लस 4/√13 x² y आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम पॉइंट पी पर निकालते हैं एट p -1 1। तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप सब्स्टिट्यूट करेंगे,
एक्स की जगह आप रखेंगे -1, वाई की जगह आप रखेंगे 1। तो अगर आप सब्सटीट्यूट करें तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ z इन द डायरेक्शन ऑफ u है एट पॉइंट P। ठीक है, तो मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ वैल्यूज से, 6/√13 है। एक्स की जगह आपके पास जो है -1 है और y की जगह 1 है, तो ये -1 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 4/√13। एक्स स्क्वायर वाई एक्स की जगह -1 है, y की जगह आपके पास 1 है। तो ये सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये -6/13 और ये -1 का स्क्वायर क्योंकि प्लस है तो ये +4/√13। इसमें एलसीएम ले लें आप √13, तो ये -6 + 4 और फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास जो डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ z इन द डायरेक्शन ऑफ u एट पॉइंट P, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई -2/√13। तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको पता है रेट ऑफ चेंज है, तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है इसका मतलब है कि z जो है वो इंक्रीजिंग है, वो z इंक्रीज कर रहा है, और अगर रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है इसका मतलब है z इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि u की डायरेक्शन में जो z है, z इज डिक्रीजिंग, क्योंकि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज है नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन किसी डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा तो उस डायरेक्शन में उसकी रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगी। अगर फंक्शन किसी डायरेक्शन में अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसकी जो रेट ऑफ चेंज होगी वो नेगेटिव होगी। तो ये जो है साइन का मतलब होता है। ठीक है, तो वेयर जो नेगेटिव साइन है, इट शोज दैट z इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ u एट पॉइंट P। ठीक है, तो समझिए आप ये एग्जाम्पल। तो अब जैसे अगर आपके पास जो है ये आपके पास कोई सरफेस है फाई, चूंकि फंक्शन है एक्स वाई जी का, तो ये आपके पास सरफेस है इन स्पेस। तो जो सरफेस इन स्पेस है दरअसल एक स्केलर फंक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी। तो अब इसका कोई भी पॉइंट अगर हम ले, तो इस पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज होगी वो डिफरेंट होगी, जो कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बराबर होगी। लेकिन इस पॉइंट पी के ऊपर जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगी वो आपके पास ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होगी। तो जैसे एक ग्रेडियंट की डायरेक्शन है, तो ये ग्रेडियंट ऑफ फाई है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है आपके पास वो क्या होता है एक्चुअली, वो किसी भी सरफेस के ऊपर जो होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी नॉर्मल होता है। तो अगर हम पॉइंट पी के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जो सरफेस के किसी पॉइंट पी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, वो सरफेस के किसी भी पॉइंट पी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल वेक्टर इज ए वेक्टर टू ए सरफेस which is perpendicular to the surface, which is perpendicular to the surface। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो किसी भी पॉइंट पी के ऊपर जो फाई की जो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज यानी जो ग्रेडियंट है आपके पास, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा, यानी वो नॉर्मल वेक्टर होगा। जैसे ये पॉइंट, ये डिफरेंट पॉइंट्स पी के ऊपर अगर आप नॉर्मल वेक्टर दिखाएंगे तो कहीं पर भी, जैसे पी के ऊपर नॉर्मल वेक्टर पी पे परपेंडिकुलर होगा, क्यू पे नॉर्मल वेक्टर क्यू पे परपेंडिकुलर है, जैसे आर है यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर है वो यहाँ पे जो है सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स पी के ऊपर मैंने नॉर्मल वेक्टर दिखाए। तो जो किसी भी पॉइंट पी के ऊपर जो ग्रेडियंट होता है आपके पास
वो दरअसल उस पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन में अमल करता है। वो दरअसल उस पॉइंट पी पर नॉर्मल होता है। तो दरअसल जो ग्रेडियंट है आपके पास वो किसी सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, वो एक नॉर्मल वेक्टर है। तो ये ग्रेडियंट का एक और हमारे पास यूज है, यानी ग्रेडियंट की मदद से हम किसी भी सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं। तो अब हम जो है, यानी ये हम लिख रहे हैं कि जो ग्रेटेस्ट आपके पास रेट ऑफ चेंज है, यानी ग्रेडियंट है, दैट इज ग्रेडियंट इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है, ये जो है आपकी सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। सही है। तो ये हमें देख रहे हैं कि ग्रेडियंट्स का हमें एक और जो इस्तेमाल पता चल रहा है। तो अब हम ग्रेडियंट के एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो ग्रेडियंट के एप्लीकेशंस हैं, तो ग्रेडियंट की मदद से आप जो है किसी भी फंक्शन की ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन है। तो ये ग्रेडियंट का पहला यूज है, पहली एप्लीकेशन है कि आप ग्रेडियंट को यूज करके जो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज है उसको आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो ये तो हम कर चुके हैं इसके क्वेश्चंस। अब इसका दूसरी एप्लीकेशन है जो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो किसी भी सरफेस फाई के ऊपर नॉर्मल की डायरेक्शन में होती है, नॉर्मल होती है। तो अगर हमें किसी सरफेस के किसी पॉइंट पी के ऊपर अगर हमें जो है नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो वो दरअसल ग्रेडियंट है आपके पास, वो ग्रेडियंट ऑफ फाई है। ठीक है। तो अब अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना होगा, यानी एक ऐसा नॉर्मल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो क्योंकि नॉर्मल वेक्टर जो है वो जो ग्रेडियंट है आपके पास वो नॉर्मल वेक्टर है, तो अगर हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे तो उसके लिए हम ग्रेडियंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो जो यूनिट नॉर्मल है टू ए सरफेस एट एनी पॉइंट, ठीक है, तो हम जो उसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो फाइंडिंग ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू ए सरफेस फाई। तो जो ग्रेडियंट आपके पास वो सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर है, तो हम जो ग्रेडियंट है इसको डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। याद रखें ग्रेडियंट जो होता है आपके पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब आप ग्रेडियंट ऑफ फाई को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये ग्रेडियंट की आपके पास सेकंड एप्लीकेशन है कि हम ग्रेडियंट को यूज करके किसी भी सरफेस के किसी पॉइंट पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल करते हैं इसकी हम, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको कोई सरफेस गिवन है फाई, जो कि फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का। तो ये भी एक सेवरल वेरिएबल्स फंक्शन है आपके पास। तो इसे फर्ज करिए आपके पास फाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो वी फाइंड ए यूनिट नॉर्मल टू द गिवन सरफेस फाई एट दिस पार्टिकुलर पॉइंट। ये पॉइंट हम ले लेते हैं, इस पॉइंट के ऊपर हमने जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो हमें पता है कि जो सरफेस का जो ग्रेडियंट है आपके पास डेल फाई, वो क्या है, वो सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर है। तो हम ग्रेडियंट फाई निकालते हैं। तो जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो होगा आपके पास ये सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर होगा। जो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज होती है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी नॉर्मल की डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो जैसे ये सरफेस फाई है और ये इसका पॉइंट पी है, तो इसके ऊपर जो इस पॉइंट पी के ऊपर जो इसकी जो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज है ग्रेडियंट ऑफ फाई,
वो दरअसल जो है वो नॉर्मल वेक्टर है सरफेस फाई के ऊपर। ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर है आपके पास, ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल है। तो अब अगर आपने यूनिट नॉर्मल निकालना है तो यूनिट नॉर्मल हम किस तरह निकालते हैं? हम जो है नॉर्मल वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं इसके मैग्नीट्यूड से। अब क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर जो है वो ग्रेडियंट ऑफ फाई है, तो फिर हम ग्रेडियंट ऑफ फाई को डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई से, तो इस तरीके से यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमें मिल जाएगा। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जो ग्रेडियंट ऑफ फाई आपके पास, जिसमें डेल ऑपरेटर यूज करते हैं फाई पे, तो उसमें क्या करते हैं हम? फाई का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये ग्रेडियंट का आई कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, प्लस फिर फाई का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये ग्रेडियंट का जे कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, फिर क्योंकि हम थ्री डायमेंशन में निकाल रहे हैं, फिर फाई का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये जो है ग्रेडियंट का के कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट है। तो ग्रेडियंट एक वेक्टर है, ये इसका एक्स वाई जेड कंपोनेंट है, तो आप इसको कैलकुलेट कर ले। आप जो ऊपर फाई दिया हुआ है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा? 2x y² z²। आई प्लस फिर फाई का पार्शियल डेरिवेटिव ले आप विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आपके पास है y² का होगा 2y, तो ये हो जाएगा 2x², 2x²y z²। ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे, z² का 2z होगा डेरिवेटिव, तो ये 2x²y² z आ जाएगा के, ये जो है के कंपोनेंट है। अब इसको अपने इस गिवन पॉइंट पी 1 1 1 पे कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दे, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1 और जेड की जगह 1। तो पुट करेंगे तो ये 2i आ जाएगा प्लस ये 2j आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, और ये 2k आ जाएगा। तो ये ग्रेडियंट ऑफ फाई है एट पॉइंट पी, जो कि सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर है। तो अब जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? तो यूनिट वेक्टर के लिए हम नॉर्मल वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर है आपके पास वो ग्रेडियंट ऑफ फाई है, तो फिर हम ग्रेडियंट ऑफ फाई को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। कि जो डेल ऑफ फाई आपके पास, इसको आप डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई से। ठीक है, तो यानी ये 2i प्लस 2j, 2i प्लस 2j प्लस 2k, इसको आप डिवाइड करें इसके मैग्नीट्यूड से, √2² प्लस 2² प्लस 2²। अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास है 2i प्लस 2j प्लस 2k, √4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये आपके पास √12 हो जाएगा। तो ये 2i प्लस 2j 2i प्लस 2j एंड प्लस 2k डिवाइडेड बाय √12 है, तो अब √12 इसको आप लिख सकते हैं 4 × 3। ये √12 को हम लिख सकते हैं √4 × 3। तो 4 का रूट जो है 12 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 2 √3। तो फिर अब ये जो है इसके कंपोनेंट्स को अगर आप अलग अलग करके लिख लें, ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ये आपके पास है, इसका एक्स कंपोनेंट है 2/2 √3 i प्लस
for 2 upon 2 under root 3 into j plus 2 upon 2 अंडर रूट 3 इंटू के। जो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 के। तो ये रिक्वायर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये कोई फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है एफ, तो इसके किसी गिवन पॉइंट पी के ऊपर जो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज है इसकी, वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ है। तो ये जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है आपके पास, ये इस सरफेस के ऊपर जो होगा नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है आपके पास, ये आपके पास क्या है, ये जो है ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ है, या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ है, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो एफ की रेट ऑफ चेंज होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है आपके पास। तो ये तो जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है आपके पास, ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है। तो जो मिनिमम रेट ऑफ चेंज होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये जो ग्रेडियंट ऑफ एफ की जो ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी जो माइनस लगा के हमें हासिल होगी, तो जो माइनस ग्रेडियंट ऑफ एफ है, दैट इज द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो इस डायरेक्शन में एफ की रेट ऑफ चेंज मिनिमम होगी। तो ग्रेडियंट की जो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है उसमें रेट ऑफ चेंज मिनिमम होती है, ग्रेडियंट की डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम होती है। तो ये जो माइनस ग्रेडियंट ऑफ एफ है, ये आपके पास वो डायरेक्शन है जिसमें एफ की रेट ऑफ चेंज मिनिमम है। तो ये लीस्ट रेट ऑफ चेंज है आपके पास, लीस्ट या मिनिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ है। तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट है आपके पास, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेट ऑफ चेंज है, डायरेक्शन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ चेंज। तो कोई भी फंक्शन एफ है, उसकी जो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज है वो तो ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होगी, और जो उसकी जो मिनिमम या लीस्ट रेट ऑफ चेंज होगी वो ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन यानी माइनस डेल्टा एफ में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास जो है, ये डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेट ऑफ चेंज है या मिनिमम रेट ऑफ चेंज है, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो हमने ग्रेडियंट को पढ़ा है उसके मीनिंग्स देखें, उसको किस तरह कंप्यूट करते हैं, उसकी क्या मीनिंग्स है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, किस तरीके से हम उसको यूज करके डिफरेंट वेक्टर प्रॉब्लम जो है, डिफरेंट मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है, तो यहाँ पे ये हमारे ग्रेडियंट का टॉपिक तो खत्म हो गया है, हमने उसके एप्लीकेशंस भी देख लिए। ठीक है, तो अब हम जो नया टॉपिक है उस पर हम उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है तीन इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज को पढ़ेंगे, थ्री इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज। ये जो तीन इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है ये अक्सर जो है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में या वेक्टर में
वेक्टर कैलकुलस में हमें इनकी जरूरत पड़ती है, ये अपीयर होती है डिफरेंट फिजिकल चीज़ों को कैलकुलेट करती है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करती है इंजीनियरिंग के अंदर। तो इसलिए हम जो है इनको समझते हैं। तो पहला तो ग्रेडियंट आपके पास, ये पहली क्वांटिटी जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरी क्वांटिटी आपके पास डाइवर्जेंस है, जो है वेक्टर कैलकुलस में उसकी जरूरत पड़ती है, फिजिक्स में इसकी काफी जरूरत पड़ती है क्वांटिटीज की। तो डाइवर्जेंस है पहली क्वांटिटी, दूसरी पहली ग्रेडियंट है, दूसरी डाइवर्जेंस है, तीसरी क्वांटिटी कर्ल है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो अब इन तीन फिजिकल क्वांटिटी, तीन इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज को जो है हम समझेंगे। तो ग्रेडियंट को तो हम पढ़ चुके हैं कि ग्रेडियंट जो है आपके पास वो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज है आपके पास। अब हम जो इसके अंदर बारी बारी जो बाकी दो क्वांटिटीज हैं हम उनको देखते हैं, उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट को तो हम स्टडी कर चुके हैं। तो जो ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन एफ है, उससे हम उस फंक्शन की मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं। तो gradient of a function is the maximum. So gradient of a function is the maximum rate of change of the function. ठीक है, तो ये आपके पास जो है एफ के ऊपर हम डेल ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, एफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल ऑपरेटर से। एफ जहाँ पे कोई भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है तो ये ग्रेडियंट ऑफ एफ है, जिसको सिंपली हम ग्रेड एफ भी लिखते हैं। और फिर इसको कंप्यूट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हम क्या करते हैं, जो डेल ऑपरेटर है जो कि वेक्टर पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है, यानी इसका जो आई कंपोनेंट है उसमें हम इनपुट का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर जो जे कंपोनेंट है उसमें इनपुट का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसी तरह जो इसका जेड कंपोनेंट है उसमें इनपुट का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये जो आपके पास डेल है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर ऑपरेटर है, ये एक वेक्टर ऑपरेटर है। तो जब हम इसको इनपुट एफ देते हैं जो कि एक फंक्शन होता है आपके पास सेवरल वेरिएबल का, एक्स वाई जी का, सेवरल वेरिएबल्स का, तो ये इसका अगर इनपुट होगा तो जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है आपके पास, यानी डेल एफ, डेल को जब हम एफ के ऊपर अप्लाई कर देंगे, डेल को जब हम एफ के ऊपर ऑपरेट करेंगे, डेल को जब हम जो है एफ इनपुट देंगे, एफ जो कि एक स्केलर फंक्शन है और ज्योमेट्रिकली वो आप कह सकते हो वो एक सरफेस है आपके पास। Hello everyone, welcome to online one word mathematical physics seminar. We found that this is a 25th seminar. So let me start with some announcements. As always, you can ask questions during the talk. You can. ठीक है, तो एफ को जब हम इसका इनपुट देंगे तो जो डेल जब एफ पे ऑपरेट करेगा तो ये इसका जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है वो आपके पास किस तरह निकालेंगे, हम एफ का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आई कंपोनेंट है इसका, फिर एफ का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये जे कंपोनेंट है, फिर एफ का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये के कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट ऑफ एफ है जो कि एफ की ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज है। ठीक है ना, तो ये तो हम स्टडी कर चुके हैं। अब आ जाए, अब याद रखें जो ग्रेडियंट आपके पास होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ग्रेडियंट जो है इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये आईजेके की फॉर्म में ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब आ जाए जो सेकंड हमारे पास क्वांटिटी है वो है डाइवर्जेंस। तो अब हम डाइवर्जेंस को समझते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर की डाइवर्जेंस हम किस तरह डिफाइन करते हैं। तो एक वेक्टर की जो डाइवर्जेंस है वो उस वेक्टर की डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट है। याद रखें हम दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, तो क्योंकि अगर जैसे कोई आपके पास वेक्टर है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, तो ये आई जी के की फॉर्म में ये एक वेक्टर है, और दूसरी तरफ जो डेल है आपके पास वो भी एक वेक्टर है। तो हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइन कर सकते हैं, हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इस डिफाइन, अब ये डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है, बाद में हम देखेंगे इसका फिजिकल मतलब क्या है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज द डॉट प्रोडक्ट between del and f, del and v, that is the dot product between del operator del
बिटवीन वेक्टर डेल ऑपरेटर डेल एंड वी। तो किसी भी वेक्टर की अगर आप डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप डेल के साथ उस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो फिर हम जो है डाइवर्जेंस को डिफाइन करते हैं। तो ये डाइवर्जेंस में हम डेल डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर के लिए हम डेल की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर वी के साथ। तो ये है डाइवर्जेंस ऑफ वी। तो ये डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है। तो याद रखिए जो डेल है आपके पास, उसकी जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर वी के साथ, तो अब इसको किसका कंप्यूट करेंगे? तो डेल आपके पास क्या है? ये पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इट्स इनपुट, ये आई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनपुट विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका जे कंपोनेंट है, और प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनपुट विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसका के कंपोनेंट। ये तो डेल है आपके पास, जो कि एक वेक्टर है, एक वेक्टर ऑपरेटर है। इसके फिर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर वी के साथ। तो वेक्टर वी क्या है? इसके कंपोनेंट्स आपके पास है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, तो किस तरह हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म में? हम एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वाई कंपोनेंट को वाई प्लस वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से, प्लस जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट से। तो अब ये जो दो वेक्टर है इनकी जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये जो इसका एक्स कंपोनेंट है आपके पास, ये मल्टीप्लाई होगा या इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट वी एक्स है, तो इसके लिए फिर ये वी एक्स इनपुट होगा। तो जो हम इसको जब इनपुट देंगे तो आपके पास इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, तो ये जैसा आपको एक स्केलर हासिल होगा। तो जो डाइवर्जेंस ऑफ वी है, ये आपके पास क्या है? जो वी का एक्स कंपोनेंट है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपके पास इसकी फर्स्ट टर्म है, प्लस फिर जब हम वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जे डॉट जे 1 है, तो उसमें जो वी का वाई कंपोनेंट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, प्लस फिर के डॉट के 1 है, तो इसमें जो इनपुट है वो वी जेड है, तो फिर वी जेड का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे हम, वेक्टर के जेड कंपोनेंट का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये आपके पास डाइवर्जेंस आ गए। तो याद रखिए डाइवर्जेंस में कोई आई जे के नहीं है, यानी डाइवर्जेंस इज नॉट ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर नहीं होती, डॉट प्रोडक्ट स्केलर होती है। तो डाइवर्जेंस इज ए स्केलर, तो डाइवर्जेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल फर्ज करेंगे, आपके पास कोई वेक्टर है से 3x y i प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड जे प्लस वाई जेड स्क्वायर के। ये आपके पास स्पेस में कोई वेक्टर आपको गिवन है, तो इसकी जो डाइवर्जेंस है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वी है, उसके लिए हम डेल के साथ वी की डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके पास क्या होगी कि हम पहले जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो जो वी का एक्स कंपोनेंट है आपके पास, ये वी का एक्स कंपोनेंट है 3xy, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना? तो जो 3xy है, ये आपके पास वी एक्स है, ये वी का एक्स कंपोनेंट है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस फिर जो वी का वाई कंपोनेंट है, यानी एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, फिर प्लस फिर जो वी का जेड कंपोनेंट है, दैट इज वाई जेड स्क्वायर, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। इनको हम सम कर लेंगे, तो ये आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ वी है। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो 3xy आपके पास का जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जस्ट 3y होगा। तो ये डाइवर्जेंस आपके पास आ जाएगी, दैट इज 3y प्लस फिर एक्स स्क्वायर वाई जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा 1, तो ये एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर और जेड तो कांस्टेंट वेरिएबल्स है, तो वाई का 1 है, तो एक्स स्क्वायर जेड प्लस फिर वाई जेड स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो हो जाएगा 2yz। तो ये आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ वी है। तो देखिए डाइवर्जेंस ऑफ वी में देयर इज नो आई जे के, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है। तो डाइवर्जेंस जो है किसी वेक्टर की, वो आपके पास स्केलर होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि जो ग्रेडेड आपके पास है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डाइवर्जेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डाइवर्जेंस इज ए स्केलर।
डाइवर्जेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जो ग्रेडेड आपके पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेडेड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइवर्जेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर ये डाइवर्जेंस अगर हम किसी खास पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, लेट्स से 1 1 1 पर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे डाइवर्जेंस में, x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 1। तो डाइवर्जेंस एट दिस पार्टिकुलर पॉइंट जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखते जाए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 + 1 + 2, तो ये डाइवर्जेंस हो जाएगी 6। तो याद रखिए जो हम ग्रेडियंट लेते हैं ना वो एक स्केलर क्वांटिटी का लेते हैं। ग्रेडियंट जो है आपके पास उसमें हम क्या करते हैं, जो कोई भी स्केलर फंक्शन है, अगर हम किसी वेक्टर को डेल से मल्टीप्लाई करें तो ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि डेल भी एक वेक्टर है। तो दो वेक्टर की सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होती, क्योंकि डेल एक वेक्टर ऑपरेटर है, डेल एक वेक्टर है। तो दो वेक्टर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, हम किसी वेक्टर की डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्योंकि हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये तो डिफाइन है, यानी डेल डॉट वी तो डिफाइन है, लेकिन सिंपली डेल वी डिफाइन नहीं है। यानी हम डेल को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डेल को किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो जब हम डेल ऑपरेटर की किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। दूसरी तरह अगर फाई आपके पास कोई स्केलर क्वांटिटी हो, तो किसी स्केलर की किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होती। हम डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान लेते हैं। तो हम डेल की फाई के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि डेल तो वेक्टर है और फाई स्केलर है। हाँ, लेकिन हम किसी स्केलर को सिंपली एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हम डेल और डेल फाई डिफाइन कर सकते हैं। ये डिफाइन है, जो कि आपके पास क्या ग्रेडियंट ऑफ फाई है, जो कि आपके पास जो है वो ग्रेडियंट ऑफ फाई के बराबर है। ठीक है, तो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट आप डिफाइन कर सकते हैं, दो वेक्टर्स को सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे फिर मैं ये क्लास खत्म करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज।